एक्चुअल में अमीर बनने के लिए क्या जरूरी है? शोहरत हैंडल करना भी हर एक की बस की बात नहीं होती। गोल्ड खरीदना या गोल्ड अपने पास रखना वेल्थ क्रिएट करना है, या ये दोनों अलग अलग? पीपल आर स्टिल स्केयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। एवरेज एक इंसान के पास कितना कवर होना चाहिए? जहाँ एक हेल्थ इमरजेंसी होगी आपका सारा पैसा चला जाएगा। बचपन से ना फाइनेंसेस के बारे में हमें किसी ने नहीं सिखाया है। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बच्चों को जो मनी मैनेजमेंट है वो किस उम्र से उनका शुरू कर देना चाहिए? एआई की वजह से बच्चे बहुत डम्ब हो चुके हैं। हम सब पैसे तो कमा रहे हैं, सेविंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लगता है कि वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। तो आखिर ऐसा क्यों है? और जब बात आती है फैमिली फाइनेंसेस की या फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो महिलाओं का रोल आखिर कितना बड़ा होना चाहिए? क्या फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सिर्फ पुरुषों का काम है, या महिलाओं का भी इसमें रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पुरुषों का है? तो ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, और इन्हीं सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर पूजा वाधवाजी। हाय पूजा जी, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू सो मच नवमी, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ आकर और अपने आप को प्रेजेंट करने का। थैंक्स टू यू। पूजा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अमीर होना, जल्दी अमीर होने का जो फॉर्मूला है या टिप्स है वो देते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक रियल में वेल्थ होना और एक पैसा होने का दिखावा करना, इसमें क्या अंतर है? कैसे पहचाना जा सकता है कि व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट? नवमी, द पॉइंट इज़ कि पैसे का दिखावा करना बहुत आसान है, लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वेरी फ्रैंकली, अगर मैं कहूँ एक बिजनेसमैन है, उसका बेटा अगर प्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े आईफोन्स हैं, जो भी है उसके पास एसेट्स हैं, वो उसको दिखा रहा है। लेकिन वो दिखाना बहुत ईजी है, लेकिन क्या उसके फादर दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि उन्होंने हार्ड एंड मनी कमाया है। तो मुझे ये लगता है कि पैसा जो है वो दिखाना बहुत ईजी है, कोई भी दिखा सकता है, लेकिन पैसा अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो दिखाने से ज़्यादा और उस पर होना चाहिए कि हमें उसको अर्न कैसे करना है, एंड द हार्ड वर्क इज़ द ओनली की फॉर इट। फाइनेंस को लेकर या मनी को लेकर सबसे ज़्यादा वो क्या गलतियां हैं या वो क्या मिस्टेक्स है जो इंडिया में लोग करते हैं? नवमी, मैं ना अभी मैं आई घर से, तो जो मेरी हाउस हेल्प है या जो हमारे आसपास काम करते हैं, मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी, आपकी जो सैलरीज़ हैं उनकी सैलरीज़ लगभग 25 से 30 हज़ार होगी, मतलब एक जनरल सेगमेंट की। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या सेव कर रहे हो? आंसर वॉज नथिंग, एंड दैट सरप्राइज मी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इंश्योरेंस भी नहीं है। तो अभी भी इंडिया में मैं आपको ये बता रही हूँ, ये कैटेगरी है जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रही है। लेकिन इफ़ यू थिंक मैनी हाउस होल्ड्स आर देयर जहाँ पे अभी तक इंश्योरेंस नहीं है और उनकी कमाइयाँ अच्छी खासी हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं हुई है। लेकिन जहाँ एक हेल्थ इमरजेंसी होगी आपका सारा पैसा चला जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई जो आज का सेगमेंट है उसकी सबसे बड़ी गलती है शो ऑफ। आप ये देखो, जो बच्चा आज कोई भी जॉब लेता है, मे बी ऑफ योर एज, उसका सबसे पहला गोल क्या होता है? चलो मैं आपसे पूछती हूँ। मतलब यूजली कि मैं आईफोन ले लूँ या मैं गाड़ी ले लूँ। Exactly. मतलब जिसने जॉब करना स्टार्ट किया, हाँ, क्या वो ये सोचता है कि मुझे गोल्ड का ETF लेना चाहिए? क्या वो सोचता है कि म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? नेवर। वो ये सोचेगा आईफोन लेटेस्ट आया है, मुझे वो फ्लॉन्ट करने के लिए लेना चाहिए। तो इज इट करेक्ट? नो। सो इट हैज़ टू बी लाइक दैट कि भाई अगर आप अर्न कर रहे हो तो पहले आपका फोकस होना चाहिए मुझे एक इमरजेंसी फंड डेवलप करना है। लेकिन वो आज क्यों नहीं करा जा रहा? क्योंकि उन्हें पता है हमारे माँ बाप हमारे सिर पर बैठे हुए हैं। बट ये चीज़ गलत है, आपको अपनी एक स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। और ये एआई की वजह से बच्चे बहुत डम्ब हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। रीज़न बीइंग कि हमें एक लेटर लिखना होता था तो हम उसकी इंग्लिश किसी से करेक्ट कराते थे। देखो, मिस्टेक सब करते हैं, बट आजकल क्या होता है, आप एक चैट जीपीटी पे कमेंट देते हो और वो एज इट इज़ आपको सब दे देता है। Exactly. तो आपका स्किल सेट तो डेवलप हो ही नहीं रहा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? एंड आई एम रियली वरीड अबाउट दैट बिकॉज माई चिल्ड्रन आर ऑफ दैट एज ओनली। तो उस एज में मुझे ये लगता है कि जो
जिन्होंने पहले पढ़ाइयाँ करी हैं उनके पास एक कॉमन सेंस है, आजकल थोड़ा सा वो लैक कर रही है एंड इट हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। किसी की सैलरी 30 to 40,000 रुपीज़ है, तो इस समय उसका जो सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन है वो क्या होना चाहिए? नवमी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है PSWG। P मीन्स प्रोटेक्शन फर्स्ट। प्रोटेक्शन फर्स्ट का मतलब क्या है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए, विच इज़ अ मस्ट। सेकेंड पॉइंट इज S। S इज सेफ्टी नेट। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आजकल जो क्रिएटर्स ये कह रहे हैं कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 30,000 है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए 1,80,000 का होना चाहिए। आई विल से नो, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट अ 1 ईयर प्रोविजन, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपकी जॉब नहीं होती, हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है टाइम लग जाए, आपके EMIs होंगी, आपके इंश्योरेंस की पेमेंट्स होंगी, सो आपके पास 1 ईयर का सेफ्टी नेट होना ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ वेल्थ। वेल्थ कैसे बिल्ट होगी? वेल्थ बिल्ट होगी अगर आप SIP शुरू करते हो, आप FD करो, कुछ भी करो, RD करो, लेकिन कहीं से शुरू करो। उसमें आप एक मिनिमम अमाउंट भी डालो, ETF लो, कुछ भी लो, तो आपको वो डालना ही डालना है। एंड G मीन्स ग्रोथ। आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना ही करना है, क्योंकि जो लोग स्किल सेट डेवलप नहीं करते वो लैक करेंगे ही करेंगे। ये मैं एक प्रोफेशनल फील्ड में नहीं कह रही, ये मैं एक हाउसवाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ। जैसे कि एक हाउसवाइफ है, उसको सारे काम आते हैं, लेकिन वो अगर विद द चेंजिंग टाइम अगर अपने बच्चों के साथ अपना स्किल सेट नहीं डेवलप करेगी तो वो भी लैक करेगी। शी वोंट बी रिस्पेक्टेड एज आई फील, क्योंकि आपको जो है, आपको विद द एवरी एरा आपको चेंज होना पड़ता है। हर 10 साल में ज़िंदगी चेंज होती है। एक्चुअल में अमीर बनने के लिए, जब हम कहते हैं अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? सैलरी बढ़ना, इनकम बढ़ना, या अच्छे फाइनेंशियल हैबिट्स होना? नवमी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका ना एक मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। 2011 में देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज सुशील, ठीक है। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते। आपने उनका केस सुना है? उन पे पूरी एक केस स्टडी बन सकती है। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए विन करे, टैक्स वैक्स हटा के जो मिले होंगे, आई डोंट नो, मे बी 360 370 व्हाटएवर। 2011 की बात कर रही हूँ मैं। तो वो एक ऐसा अमाउंट है, मैं मान लेती हूँ उनके हाथ में 3 करोड़ रुपए आया, राइट। 3 करोड़ रुपए को आपने कुछ नहीं किया, आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक नॉर्मल FD में डाल दिया, विच इज़ सेफ, और जो इंडियंस की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, FD में, ठीक है। मरे से मरे में भी 7% की रिटर्न तो उस टाइम मिल रही थी। ये तो अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए, लेकिन 6-7% की इंटरेस्ट 2011 में श्योरली होगी। 7% के हिसाब से आप बताओ कितने पैसे उसे सालाना मिले? 21 लाख रुपए, राइट। और हर महीने कितने आए? लगभग 1,75,000, जो उसको हर महीने इंटरेस्ट के तौर पे उसको मिला, ठीक है। तो 2011 में जो आपने इसमें नहीं डाला, चलो मंथली पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में डाल दिया। ये स्कीम्स तो ऐसी हैं जो बहुत सालों से चल रही है और बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई मार्केट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3 करोड़ रुपए, अभी तो 3 करोड़ से उसे ज़्यादा मिला था, मैंने सिर्फ 3 करोड़ की बात करी। तो उसने डाल दिया, तो उसे हर महीने 1,75,000 रुपये आते होंगे, राइट। उसका कोई बैकग्राउंड बहुत फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ तो नहीं था। आज भी 1,75,000 अगर हर महीना आ रहा हो तो बंदा सस्टेन कर सकता है, ट्रू, ठीक है। अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेगा, अपनी EMIs भी कर लेगा, रेंट भी दे लेगा, सब कुछ कर लेगा। इंडिया में आराम से किया जा सकता है। वॉट हैपेंड? Within a span of say 1.5 to 2 years, he was bankrupt. Now he is working as a government school teacher. आप ये चेक कर सकते हो। क्या रीज़न था? That was bad financial habits. आपने पैसा आया, आपने अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने गलत बिजनेसेस में लगा दिया, या आपके जो भी फाइनेंशियल चॉइसेस थे वो गलत हो गए। तो आप मुझे बताओ नवमी, पैसा आ भी गया, ठीक है, आपने इतना मेजर जंप भी देखा, और उसके बाद भी वो पैसा आपके हाथ में नहीं रहा। सो व्हाट्स द रीज़न? दिस इज़ द रीज़न कि एक फाइनेंशियल हैबिट। ट्रू। सो आई सपोज कि अगर आज आप भी हो या एनीवन हेयर, मैं आपको बताऊं, आज जो कैमरामैन है, जो यहाँ पे स्टाफ खड़ा है, आप खुद पूछ के देखना एक दिन बैक कैमरा कितने लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड छोड़ो, कितने लोग RD कर रहे हैं। RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। नहीं समझ आता यार, 2-2 हज़ार रुपये महीने बैंक में डाल दो ना, क्या दिक्कत है, कुछ तो जुड़ेगा। लेकिन कैश पड़ा हुआ तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। सो माई पॉइंट इज़, एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट जब स्टार्ट होती है तब आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, आपको अपनी EMIs पे कंट्रोल रखना चाहिए। फ़ोन ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। तो मतलब आई गेस वी आर क्लियर हियर कि फाइनेंशियल हैबिट होना ज़्यादा ज़रूरी है, इफ यू रियली वांट टू बी रिच। एग्जैक्टली, पैसा बहुत लोगों के पास आता है, लेकिन उस पैसे को संभालना, कहते हैं ना शोहरत आ जाती है लेकिन
शोहरत हैंडल करना भी हर एक की बस की बात नहीं होती। ऐसे ही अगर आपके पास पैसा आ गया है, आप प्लीज़ मनी को वैल्यू करो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। आप पूरे दिन सुबह से शाम तक स्ट्रगल करते हो फॉर मनी, और उस पैसे को आप कैसे ख़राब कर सकते हो? दैट इज़ लाइक मेरे को तो वाक़ई ही नहीं समझ आता कि, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन पे कि भाई आपको पैसा मिल गया, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? आप अल्टीमेटली बैक टू ज़ीरो हो गए ना। इंडिया में जो लोग हैं वो सेव बहुत करते हैं, सेविंग हर कोई करता है, लेकिन फिर भी वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब रिटायरमेंट आता है तो सेविंग्स तो होती हैं, लेकिन वो वेल्थ नहीं बन पाती है जिससे कि आगे का गुजारा हो सके। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी वजह ये, सेव तो उन्होंने किया, कहाँ सेव किया? उन्होंने सेव किया सेविंग अकाउंट में, जिसमें 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। कहाँ सेव किया? आपने एफडी में सेव किया, जो कि अभी 5% का इंटरेस्ट रेट है। इससे ज़्यादा तो इंडियन हाउसवाइफ्स ने सेव कर लिया गोल्ड लेके, अगर आप वैसे सोचो तो इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है, एंड पीपल आर स्टिल स्केयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मैंने जब अपने स्टाफ को बोला कि भाई आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हम पूरे दिन गाना गाते हैं म्यूचुअल फंड का, लेकिन फिर भी नहीं करते, तो उनका ये था, मैम ये तो मार्केट से लिंक्ड है ना, तो ये सेफ नहीं है, अभी मुझे मेरा पैसा डूब सकता है, पैसा डूब सकता है। this, yes. क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड, 5 साल देखना तक नहीं है। आप छोटी सी बात है, अगर आज आप बाहर निकले हो, आप जाओगे एक नायका से लिपस्टिक लोगे, 2000 रुपये खत्म, राइट। यहाँ पे जो जितने लोग काम करें बाहर जाएंगे, एक सिगरेट पियेंगे 20-21 रुपए की, काम खत्म। मैगी खा लेंगे, स्ट्रीट फूड खा लेंगे, जो भी XYZ है। तो आप रोज़ के 100 रुपये तो खर्च कर ही रहे हो कैसे भी करके, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सेविंग का है, कितनी ऐप्स हैं यार, ग्रो पे आप जाओ, ग्रो पे है, आप 100 रुपये भी डेली सेव कर सकते हो। पेटीएम ऐप है, वहाँ पे भी आप 100 रुपये डेली सेव कर सकते हो। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। जब भी आपको कोई भी अपनी हैबिट डेवलप करनी होती है, आप एक बात बताओ, बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? यूट्यूब पर तो सारी पढ़ाई हो रही है, जस्ट टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन। हम लोग रेगुलर कॉलेज क्यों जाते हैं? हमें भी पता है कि BBA करने के बाद हम वहीं स्टैंड होंगे जहाँ हम 12th करने के बाद हुए हैं, राइट। लेकिन पेरेंट्स क्यों भेजते हैं कॉलेज? पेरेंट्स सिर्फ इसलिए भेजते हैं, बच्चा सुबह उठेगा, तैयार होगा और फिर जाएगा और टाइम से वापस आएगा। यस, सो फॉर वी डू थिंग्स फॉर डिसिप्लिन। हम क्यों कहते हैं कि ग्रेजुएशन नहीं हो? क्योंकि आपका माइंडसेट उस हिसाब से चेंज होता है। तो फाइनेंसिस के लिए भी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन में आपने 100 रुपये आपके लिए बहुत, आपको अपना स्ट्रीट फूड खाना ध्यान रहा, एक मोमोज खाना ध्यान रहा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ध्यान नहीं रहा। दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ द रीज़न पीपल आर नॉट जनरेटिंग वेल्थ। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, अभी लोग नहीं एनालाइज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है, तो दे विल बी इन ट्रबल। एंड सेकेंडली द EMIs, शोशाबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। मतलब EMI मुझे लगता है सबके लाइफ का पार्ट बन चुका है। EMI तो छोड़ो, सेकेंडरी है। कॉन्सर्ट्स पे बच्चे कितना पैसा खर्च करते हैं? गॉड फॉरबिड, अगर कोई आज इमरजेंसी आ जाए, डू दे हैव अ बैकअप? नो दे डोंट, एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। मे बी साउंडिंग अ बिट ऑर्थोडॉक्स कि भाई मेरे पुराने विचार हैं, लेकिन हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे हमने पूरे चेंजेस देखे हैं। हम उस टाइम से हैं जहाँ पे हमारे फादर VCR रेंट पे लाते थे और हम बैठ के मूवी देखते थे और हम ख़त्म करते थे, क्योंकि हमारी वैल्यू थी कि ये हमें CD वापस करनी है, रेंट पे ली गई है, पूरा दिन यूटिलाइज करना है। एंड दैट टू वॉज कि ओकेशंस पे, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, लेकिन आज एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप मोबाइल खोलो, आप सब कुछ देख लो। सो पेशेंस लेवल कम हो चुका है। तो एटलीस्ट आई फील फाइनेंशियली आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसा चाहिए। सो आई थिंक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज मस्ट। अक्सर ये देखा गया है कि लोग एंड में, मंथ एंड में, या जितने भी उनके खर्चे होते हैं, उनकी सैलरी आती है, दे डू एवरीथिंग, अपना खर्चा मंथली, फिर हार्डली उनके पास 5,000 या 6,000, ले जैसे 5,000 रुपये बचता है। अब अगर किसी के पास सिर्फ 5,000 रुपये बचता है और उसको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसको उस मनी के साथ क्या करना चाहिए? आई एज्यूम सैलरी 30 to 40,000 है, या मे बी 50,000 है। हाँ, ठीक है। नम्मी 50,000 में खर्चे निकालना आसान है? नहीं है। इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल, नहीं है। देन इट इज़ डिफिकल्ट आज के टाइम पे। आपने 5,000 रुपये एट एंड ऑफ द मंथ बच गए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5,000 में से 40%, 5,000 का 40% होता है 2,000 रुपीज़। 2,000 को एज इट इज़ इमरजेंसी फंड में डाल दो। इमरजेंसी फंड में आप उसको एक FD बना सकते हो, आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, RD बना सकते हो। वहाँ डालो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, तो आपको एज इट इज़ उसका जब आप निकालना चाहो, भले ही आपको ब्याज ना मिले, लेकिन आपकी कैपिटल सुरक्षित है, आप निकाल सको। ये हो गया एक काम ख़त्म। उसके बाद के अगले 1,000 रुपये आप हेल्थ इंश्योरेंस में डालिए।
कोई हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन वो बहुत मस्ट है। आगे आगे डिजीजेस बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, इस बात को आप मान के चलो। हमारे पेरेंट्स के पास, जैसे माय मदर एंड माय पेरेंट्स, दे वर लाइक CGHS बेनिफिशरीज। सो हमें कुछ नहीं करना होता था, हम जाते थे, हमारा काम हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। इवन इफ़ आई गेट सिक तो मुझे भी एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन उनका टाइम अच्छा निकल गया क्योंकि उनके पास एक गवर्नमेंट का बेनिफिट था। अब गवर्नमेंट ये बेनिफिट्स भी कम करती जा रही है, और आज एक हेल्थ ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा किसी का भी फाइनेंस डिस्टर्ब कर सकता है। एंड आपको क्या लगता है कि अगर हम करंट टाइम की बात करें, सो एवरेज एक इंसान के पास कितना कवर होना चाहिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख का तो होना ही चाहिए, मिनिमम? नो, मिनिमम होना चाहिए। तो वो अगर आप मंथली आप 1,000 रुपये उसके भी निकाल दो, फिर बचे 2,000 रुपये। 2,000 रुपये को आंखें बंद करो और म्यूचुअल फंड में डाल दो। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल उसे देखना मत। आप मैजिक देखोगे, कंपाउंडिंग का मैजिक। और ये मिस्टेक हमने अपनी 20s में करी है। सो आई टेल एवरीवन, आई टेल माय किड्स के नो, कुछ भी हो जाए म्यूचुअल फंड में पैसा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें उस टाइम अवेयर करने वाला कोई नहीं था। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कि मैंने भी SIP के बारे में, या सिर्फ जब हम कहते हैं तो बहुत रिसेंटली लोग अवेयर हुए हैं इसके बारे में, वरना यूजली लोग FD RD बस, या PF PPF बस यही करते हैं। देखो, हर सिनेरियो चेंज होता है। मैंने आपको बताया ना, 10 साल में आपके दोस्त भी चेंज होते हैं। आप नोट करो, एवरी 10 ईयर में आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप उसके साथ जेल करोगे, फिर 10 ईयर में कोई आएगा। तो जब 10 ईयर में आपके फ्रेंड सर्कल तक चेंज होता है, तो फाइनेंशियल हैबिट्स क्यों नहीं? वो टाइम अलग था। उस टाइम अगर आप सोचो, उनकी भी गलती नहीं थी, बिकॉज दे वर ऑल सेल्फ स्टैंड। कोई उनकी जनरेशनल वेल्थ नहीं थी। मोर ओवर उस टाइम FD इसलिए सेफ लगता था क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा था, लोगों की अवेयरनेस कम थी, शेयर्स लेना इतना आसान नहीं होता था, आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ता था, और लोग डरते थे। लेकिन आजकल के टाइम में एवरीवन इज सेइंग म्यूचुअल फंड करो, और म्यूचुअल फंड कुछ मत करो, 1,000 रुपये से शुरू करो। नहीं समझ आता, गोल्ड का ETF ले लो। अगर कोई अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सेव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे में उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको देनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स को, या इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने में? और एक एवरेज, अब अगर हम इमरजेंसी फ़ंड की बात करेंगे तो एवरेज कितना होना चाहिए? नवमी, आप अभी यंग हो, आपके पास एक एज का बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अगर तो आपके पास एक बैकअप अरेंजमेंट है कि अगर आज आप जॉब छोड़ दो, आपके पेरेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप सस्टेन कर लोगे, तो आप इमरजेंसी फंड को साइड कर सकते हो। तो आप डे 1 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको इमरजेंसी फंड की नहीं ज़रूरत है, हम लोग बैठे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपको डे 1 से आप इन्वेस्टिंग शुरू करो। इन्वेस्टिंग मीन्स कुछ नहीं समझ आता ना, जाके एक छोटा सा गोल्ड कॉइन ले आओ, पड़ा रहेगा। आप कभी भी नोट करो, आप घर में जो पड़ी हुई ज्वेलरी होती है, आप उसे कभी भी नहीं निकालते। आपकी मदर के पास जो आज आपकी शादी के टाइम का एसेट होगा, वो आज भी होगा। लेकिन वो अंदर खाने उनको कितनी खुशी होती होगी कि आज उसकी वैल्यू क्या है। सबके साथ यही है। सो अगर आपके पास एक बैकअप है, आप अपने ही घर में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं जिनकी एक इनकम है, तो इमरजेंसी फंड को थोड़ा टाइम आप साइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं है, जैसे एक ड्राइवर है या कोई हाउस हेल्प है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी है पहले, और फिर इन्वेस्टिंग आती है। सो इट डिपेंड्स कि आपके सर्कमस्टेंसेस कहाँ हैं। लेकिन कहीं जहाँ पर भी हो, सेव करना मैंडेटरी है, वो तो कोई चॉइस ही नहीं है। और सैलरी बचने के बाद सेव नहीं करना है, सैलरी आने से पहले करना है। अगर आपको आज सैलरी मिलेगी, तो मैं कहूँगी आप सबसे पहले अपनी 5,000 की जो SIP है उसको मत रोको, या 10,000 की, या जितना भी आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है। लेकिन अगर आप ये सोचो यार बच जाएगा तो मैं कर लूँगी, तो बचती कभी भी नहीं है। पैसा किसी के हाथ में नहीं बचता। व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, तो इंडिया में लोग जो है वो गोल्ड से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। अब करंट सिनेरियो में गोल्ड का जो एक पोर्टफोलियो में होना कितना ज़रूरी है? मतलब अभी उसकी कोई वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो में होना, या अब ये सिर्फ एक इमोशनल बाइंग है कि हम इमोशनली कनेक्टेड है तो हम लेते हैं? नवमी, देखो, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना किया है कि फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है। ट्रू, ठीक है, तो अभी मत खरीदो थोड़ा टाइम, जब तक एक इंडिया में कह लीजिए थोड़ा सा क्राइसिस है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, रुपी बहुत वीक है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हम बहुत गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी जिन लोगों के पास पड़ा है वो उसे बेच दो। हमेशा इंडिया का इतना पुराना कल्चर आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आप नोट करो, नॉट इवन इंडिया, इफ़ यू गो टू चाइना ऑल्सो, जो रिजर्व बैंक्स हैं, जो वहाँ के बैंक्स हैं, वो गोल्ड का बैकअप रखते ही रखते हैं।
हर कंट्री रखती है। गोल्ड इमोशनल से ज़्यादा इट्स अ सेफ्टी नेट ऑल्सो। सो हमारी फैमिलीज़ में, आपकी जैसे आपके फैमिली में आपकी जब मैरिज होगी, आई विल से कि जो आपके फर्स्ट रिलेटिव्स होंगे उनको ये प्रेफर करेंगे कि मैं गोल्ड दे दूँ। इमोशनल अटैचमेंट है, वो होनी भी चाहिए, और कुछ हद तक वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। अभी टेम्परेरली हमें फिजिकली बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन येस, लॉन्ग टर्म में गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स, नो डाउट अबाउट इट, करना ही करना चाहिए। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि गोल्ड ले लिया तो मतलब वेल्थ बन रही है, तो क्या एक्चुअल में गोल्ड खरीदना या गोल्ड अपने पास रखना वेल्थ क्रिएट करना है, या ये दोनों अलग अलग है? कुछ हद तक वेल्थ क्रिएट करना है, लेकिन कुछ हद तक वेल्थ क्रिएशन का मतलब है अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने स्किल सेट डेवलप करना। क्योंकि जब हमारा जो बिजनेस था, आप ये समझिए ना, जिसका कैसेट्स का बिजनेस था, आज कितना ही फ्लरिशिंग बिजनेस हो, वो ख़त्म हो चुका है। सो वेल्थ क्रिएशन के कई रूल्स होते हैं। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ गोल्ड रखना नहीं है, वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एफडी में पैसा रखना नहीं है। वेल्थ क्रिएशन मीन्स आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, जो अभी डिमांड है। जैसे आज आप चैट जीपीटी पे, मैं आज प्रॉम्प्ट दे लेती हूँ, लेकिन कितने लोग हैं, मतलब मेरी एज की कितनी फीमेल्स हैं जो नहीं दे पाती हैं, उनको नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि इसमें कैसे लिखना है, ये क्या है। लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। अगर आपको कोई काम करना है, आपका कोई टास्क है, जस्ट आस्क इट ना, कितना अच्छा रिप्लाई मिलता है। सो वेल्थ क्रिएशन इज अ मैं कहूँगी कि क्या कहेंगे हम, वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है। हम एक पर्टिकुलर चीज़ से वेल्थ नहीं क्रिएट करते, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इट। आज के टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एंड फाइनेंस, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर भी वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो हम फेस करते हैं? आपको मैं एक बहुत बिटर फैक्ट बोलती हूँ, सुनने में शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल इट्स अ ट्रूथ। आई एम 45+, राइट? सो मेरी एज ग्रुप में जितनी फीमेल्स हैं उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दे आर वर्किंग, दे आर प्रोफेशनल्स। उसके बाद भी दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर हस्बैंड्स, विच इज़ गुड। आई डोंट से कि इट्स बैड अबाउट इट। ठीक है, वो हम पे अपनी, जिसे कहते हैं कि कई नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, तो हम उन पे डिपेंडेंट है, तो ये एक म्यूचुअल चीज़ चलती है। लेकिन एक ग्रेजुअली आप एक चीज़ को समझो, जैसे हम विमेन की फाइनेंसिस की बात करते हैं, हम अगर आसपास देखेंगे, लड़कियां सीखना भी नहीं चाहती हैं, वो डरती हैं। क्यों डरती हैं? पेटीएम में पैसे डालना, क्रेडिट कार्ड में पैसे कैसे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक They don't चीज़ें। know it, right? Why they don't do it? Even of my age, I have seen it a lot of times, Pooja ji, कि when it comes to like UPI, using Google Pay or Paytm, they just don't know it. They're like, यार मुझे नहीं पता, तुम मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। They just resist. क्यों नवमी, आप खुद हाँ। सोचो क्या कर लेगा अगर नहीं। चलो डर भी लगता है, चलो समझ आ गया कोई साइबर फ्रॉड हो जाएगा, मैं सारी बात मान गई, मैंने आपकी सारी बात ऊपर रख दी। कुछ मत करो, 10,000 रुपये एक अकाउंट में डाल दो अलग से, उसी में ही हिट एंड ट्रायल कर लो। आप ये देखो नवमी, जो मेरे घर के पहले सर्कमस्टांसेस थे, वी वर इन अ बैड फेज ऑफ फाइनेंसेस, उसमें भी मैंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया। शायद मैं इसीलिए आज यहाँ पर हूँ। रीज़न बीइंग, आई वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने पूरा अपनी लाइफ उन्हीं को करने में लगा दी, लेकिन मैंने अपना अपग्रेडेशन नहीं रोका। कुछ भी हो गया, मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, नहीं समझ आता था, मैं चार्ट खोल के बैठती थी, ट्रेडिंग व्यू देख के बैठती थी, रोज़ ट्रेड लेती थी। मैंने 10,000 रुपये डाल के एक ऑप्शन में ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी कैपिटल वैनिश करी है, नहीं, मुझे सीखना है, मुझे पता है कौन से शेयर लेने हैं, क्या फंडामेंटल्स चेक करने हैं, अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मुझे क्या इंडिकेटर लगाने हैं। मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। इट वॉज जस्ट जिससे सीखना होता है, जिसको चाह होती है। मैंने यूट्यूब उठाया, उसमें से देखा। और जब हम लोगों ने शुरू किया था तब तो यूट्यूब भी नहीं होता था। आज भी फीमेल्स को नहीं पता कि आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है तो गोल्ड सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड होगा। कई चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन ये पता नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई विल से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस मस्ट है। और यार डरना क्यों है फाइनेंसेस से? आप खुद सोचो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये गवा लोगे, लाइफ लॉन्ग क्या सीख जाओगे, वो आपको खुद भी नहीं पता है। मैंने, जब मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थे, शी वॉज लाइक हैविंग कैंसर, उनको 10 साल कैंसर रहा है, तब मैंने वहाँ बैठ के, मेरे को वहाँ 2-2 घंटे बैठना पड़ता था, कीमो चलती थी। मैं क्या करती थी, इधर से पैसे डाले, इधर निकाले, सिर्फ इसलिए कि मुझे सीखना था। तो अब मुझे पता है ना कि यूपीआई में पेमेंट कैसे होती है, वहाँ से पैसा कैसे आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल इस दिन जाना चाहिए, ये ड्यू ये यहाँ क्लियर होना चाहिए, अगर 10 तारीख की डेट है तो 10 से पहले पेमेंट होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके बहुत आप अचीव करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी है। अगर आपको ये सब आता होगा ना, यू वुड बी मोर रिस्पेक्टेड। अगर आप ये सोचो गलती करोगे, कोई बात नहीं, एक बार गलती है, लेकिन ना सीखना उससे बड़ी गलती है। अब अगर कोई महिला है जो, मैं कहूँ, एक होम मेकर है या जो नहीं कमाती है, अगर उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देयर आर मैनी वेज।
हम ये बोलते हैं कि अगर एक फीमेल है इट्स हम्म। टफ ऑल्सो, क्योंकि आपने, मैं ये नहीं कहूँगी उनके लिए आसान है, क्योंकि मैं अपने आसपास का सिनेरियो देख रही हूँ, क्योंकि लोगों की एंड क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? डेफिनेटली यस। देखो आपको ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो हो गया, आगे क्या चीज़ रेक्टिफाई करी जा सकती है, फोकस उस पर होना चाहिए। जो हो गया उसको छोड़ दो। उसमें भी कुछ जैसे फीमेल्स हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए निकाल दी, बट एट एंड ऑफ द डे उनको फाइनेंसिस का नहीं पता, तो दे शुड लर्न। उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस स्किल से काम कर सकते हो। आजकल तो लोग ऑनलाइन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास एक इंस्टाग्राम है, एक कैमरा है, हो जाओ ना शुरू, क्या दिक्कत है? ट्रू। कितनी फीमेल्स हैं जो कि अपने घर पर बैठे हुए दे आर अपने किचन से दे क्रिएट कंटेंट। बिगेस्ट एग्जांपल निशा मधुलिका, शी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर, यूट्यूबर, और right. उनकी वीडियोस इतनी सिंपल होती हैं कि ये मसाले ऐसे हैं, ये कुक करना है, अगर मुझे भी कुछ रेफर करना होता है तो मैं देखती हूँ। तो वो क्या है, वो नॉर्मल हाउसवाइफ दिखती है, कोई फैंसी क्लॉथिंग नहीं, कोई फैंसी किचन नहीं, एक सिंपल सा क्लीन सेटअप जिसमें अगले को समझ आ जाए कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सो यू जस्ट नीड अ क्लीन सेटअप, यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं ये भी नहीं करना, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट इतना सो कर सकते हो ना कि आपके हस्बैंड आपको पैसे तो देते होंगे, घर खर्च के लिए देते होंगे, जिसके लिए भी कुछ नहीं समझ आना, थोड़े थोड़े जोड़ लो। कैसे जोड़ने हैं? म्यूचुअल फंड में जोड़ लो। ग्रो की ऐप है आपके हाथ में, एक दिन की हैसल है, डालो ना 10,000 रुपये, करो ना बैंक अकाउंट को लिंक, आईडी तो सबके पास है, एंड वाई नॉट। बचपन से ना फाइनेंसेस के बारे में हमें किसी ने नहीं सिखाया है, ना फैमिली में हमें कोई सिखाता था वो इतना ओपनली, ना स्कूल में। पेरेंट्स को बच्चों को जो मनी मैनेजमेंट है वो किस उम्र से उनका शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अवेयर हो सके और अपने फाइनेंसेस को वो मैनेज कर सके। नबी मुझे एक बात बताओ, आपने ये जॉब ज्वाइन करी जी, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं जी बिज़नेस के ऑफिस में, उससे पहले आपको कितना फाइनेंस पता था? टू बी ऑनेस्ट तो यस, वेरी लेस, मतलब एक बहुत ही बेसिक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे पहले आई वॉज नॉट इन द बिजनेस डोमेन, आई वॉज डूइंग द जेनरिक न्यूज़, बट व्हेन आई जॉइन जी बिजनेस एंड मैंने इतना सब जो है वो पढ़ लिया अबाउट द मार्केट, अबाउट द पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, तो एक्चुअली वो कहते हैं ना वो चक्षु खुल जाना, तो मतलब एक्चुअली वो खुल गया दिमाग की, ओके अच्छा ये ऐसे होता है। ये जब हम म्यूचुअल फंड कहते तो हम डरते थे, अरे मार्केट वही मैंने कहा ना, सबको सब्जेक्ट टू रिस्क, ये वो, तो मुझे समझ आएगा अरे नहीं यार, सिप जो है या SIP जो है बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें रिस्क नहीं है, और क्या माइंडसेट लेकर हमें लेना चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद 2000 ओनली, देन फिर मैंने 2000 और बढ़ाए, फिर मैंने 2000 और बढ़ाए, स्टेप अप करा तो स्टेप अप धीरे धीरे करके मैंने कि हाँ, जब तक मैं कन्विंस हो गई। सो हाँ, मतलब ये दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आई गेस लोग रिलेट कर सकते होंगे, सबके साथ ऐसा ही होगा। फाइनेंसेस अगर बच्चों को समझाना है, पहले पैसे की वैल्यू करना समझाना पड़ेगा। हाँ, हमने यही सीखा, मतलब बचपन में डैड यही बोलते थे, अरे पैसा वेस्ट मत करो, संभाल के रखो, बस ये है कि जब पैसा कमाओगी सेव करके रखना है, सेविंग्स अकाउंट में रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पता था कि हाँ सेव करना है, फालतू का खर्चा नहीं करना है, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जो यूज़फुल नहीं है, बस ये समझाया जाता था। लेकिन मैं बताऊँ, हम लोगों को ये लगता है, हम जैसे पैसा अगर वाकई ही बच्चों को सेव कराना है या उनको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस देनी है, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। उसका तरीका ये है, जैसे मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। माय डॉटर क्लियर्ड अप 12th विद अ गुड परसेंटेज, शी गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। हमने उसको ये कहा था, पहले इसको क्लियर कर, फिर तेरे को मैकबुक लेके देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते थे। उसका रिजल्ट आया सेम डे, दीपक ने कहा कि आज तुझे मैं मैकबुक दिलाता हूँ। तो उसको उस चीज़ की वैल्यू है, शी स्टिल रिमेंबर्स कि मुझे ये जो है मैंने अर्न करी है। हाँ, राइट। आपको मैं बताती हूँ, मेरा 10th में आई टॉप्ड इन माई स्कूल, सो अभी भी ऑनर, वो जैसे कहते हैं ना, जो ऑनर बोर्ड होता है उस पर मेरा नाम है। तो उसमें ना मुझे 1400 रुपीज़ मिले थे एज अ कैश। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 94, राइट। तो उस टाइम गोल्ड आ जाता था, तो पापा ने ना थोड़े से पैसे डाल के ना मुझे एक गोल्ड का बैंगल ले दिया। तो वो बैंगल ने अर्न किया है, तो पापा ने कहा ये बेटा ये एक एसेट है जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। वो गोल्ड का बैंगल आज भी मेरे पास है। सो उसकी वैल्यू अभी कितनी हो गई होगी। सो यू हैव टू गिव टारगेट्स। जैसे इफ़ आई आस्क माई सन कि तुझे ये काम करना है, तुझे मेरी हेल्प करनी है, तो मैं उसको कहती हूँ तू कर, मैं तेरे को इंसेंटिव दूंगी, लेकिन ईजी कुछ नहीं देना, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है। आज मुझे एक चीज़ की वैल्यू है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला
कि मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी और मैं अवेयर कर पा रही हूँ सबको। मुझे इस चीज़ की वैल्यू है बिकॉज आई हैव अर्नड। मैंने बहुत 15 साल मैंने एज अ हाउस वाइफ ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको ग्रेजुअली डे बाय डे प्रैक्टिस किया है। मैंने अपने आप को हमेशा अपग्रेड किया। मैंने पूछा दीपक से, उनसे हमने बैठ के दोनों ने आर्ग्यूमेंट भी किया, हमने इकट्ठे ट्रेड भी लिए। सो इट्स लाइक यू हैव अर्नड इट। तो पैसे की वैल्यू समझाना बहुत ज़रूरी है। एंड वेन एवर योर चाइल्ड इज़ 18, उसको बोलो चाहे 500 रुपये डाले, वो ज़रूर डाले महीने के, किसी चीज़ में डाले। 500 रुपये RD में डाले, इन्वेस्ट करना। यस इन्वेस्ट। 500 रुपये SIP में डाले, पूछे डाले, बिना डाले कुछ नहीं होना। देर आर मेनी बिजनेस क्लास फैमिलीज जो कि हम लोगों की वीडियोज़ देखे, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। वन ऑफ माई लाइक सन्स फ्रेंड आया, आंटी पापा तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, वो तो किसी के थ्रू करते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे डीलर, Regular हाँ plan। मतलब वो जैसे होता है ना जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, मतलब Distributors नो के through। डायरेक्ट प्लान, हाँ, ओनली तो रेगुलर वो मुझे आया, उसने बोला ये रही मेरी ग्रोअप की ऐप, मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, मेरी पहली सैलरी आई है, और आंटी आप बताओ मुझे किस में डालने हैं पैसे। दैट डे आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो एक जने को तो फ़ायदा हुआ, उसने तो शुरू करा। पापा तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मुझे खुद सीखना है। तो दैट वाज लाइक कि येस, लोग सुनते हैं। और मैं कहूँगी सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करो, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, व्हाई नॉट। आप क्या क्या नहीं सीखते हो। मैंने पूरी ट्रेडिंग यूट्यूब से सीखी है, मुझे पता है कि क्या इंडिकेटर लगाना है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, वो सब मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है, कोई किसी की क्लासेस नहीं ली हैं। ग्रेट। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितनी जल्दी जितनी कम उम्र में हम सिखा सकते हैं बच्चों को, वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। आप कुछ मत करो नवमी, आप ना एक SIP कैलकुलेटर करके गूगल पे डालो, ठीक है। जब आप अपने स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। SIP कैलकुलेटर डालो, आप 20 ईयर्स के हो तो से फॉर एग्जांपल आप 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें सब आ जाता है कि आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। मान लो आपको एक म्यूचुअल फंड में करते हो जो कि 12% की रिटर्न आ सकती है, 10 to 12%। वो डालो, देखो 20 साल में कितना पैसा आपके पास आ जाता है। ऐसे ही आप 10 साल के लिए डालो, आपको समझ आ जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि एज का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। सो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, तो आप अच्छा पैसा अर्न कर लो। शादी से पहले जो एक कपल है, उन्हें पैसों को लेकर कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उनको क्लियर करनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस? नवमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या होता था, पहले लाइक हस्बैंड्स वर अर्निंग और वाइफ का काम अलग होता था, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोफेशनल। हर एज में हर चीज़ बहुत होती है, कम होता था बहुत पहले कम ऐसा। होता था। लाइक अभी क्या है, अभी देखो गर्ल्स आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर अर्निंग मोर देन बॉयज़। और इन द अभी एक सर्वे हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द एजेंसी इन US, जिसमें यह आया कि बाय द ईयर 2030 और 40 जो फीमेल्स हैं वो मेल से ज़्यादा अर्न करेंगी। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज आप ये देखिए कि अगर ऐसा है तो जो आप कह रहे हो ना, कपल है, वंस द वन हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, आजकल बच्चे 20-22 साल में तो शादी करते नहीं हैं, वो करेंगे जी 27-28 की साल में, ठीक है। जब आप 27-28 में करोगे, आपका माइंडसेट पूरा ग्रो हो चुका होता है, आपको कोई मोल्ड नहीं कर सकता। 20 साल और 21 साल में जब शादियाँ होती है ना, तब आप थोड़े डरे हुए भी होते हो। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। आप थोड़ा सा, आपको लगता है अभी जो जैसा कह रहा है कर लो, लेकिन 27 to 28 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें आपकी अपनी से हो जाती है। तो अगर आपकी अपनी से है तो एटलीस्ट यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, स्पेशली द फीमेल्स, टू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस। अगर आप ये सोचो कि अपनी बात रखनी आनी चाहिए, मैं बहुत इसके स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ। आपको ये पहले डिसाइड करना है आपस में बैठ के कि आपका इमीडिएट गोल क्या है पैसे का। जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो आपको ये है कि आपका जो फर्स्ट गोल है वो एक प्रॉपर्टी है या फर्स्ट चाइल्ड है तो उसके हिसाब से अलग सेविंग होगी, प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके हिसाब से अलग सेविंग होगी। तो आपके जो गोल्स हैं वो क्या हैं, वो पहले आप दोनों क्लियर करो। उसके बाद जो आप मंथली एक्सपेंसेस पे करोगे, जब आप मंथली एक्सपेंसेस पे करोगे, यूटिलिटीज़ हो गई, बिल्स हो गया, फूड हो गया, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट डालो। अगर आप दोनों अर्न कर रहे हो, जो भी आपका खर्चा है 20-20 हज़ार डालो और दोनों काम करो। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर दोनों काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो घर आके भी दोनों को करना पड़ेगा, अकेला जना नहीं कर सकता। और अगर दोनों नहीं कर सकते, पैसे खर्च करो, आजकल बहुत ऐप्स हैं, और बुलाओ और काम करा लो। ट्रू। तो आपको एक अकाउंट चाहिए जिसमें आपके जो डेली डे टू डे के खर्चे हैं वो होने चाहिए, जो मेरा मानना है। एक अकाउंट ऐसा चाहिए जो आप सेव कर रहे हो फॉर योर इमीडिएट गोल्स, कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या आपको अगर बच्चे करने, बेबी करना है तो यू नीड मनी। एंड थर्ड इज़ लाइक आप अपनी इंडिविजुअल सेविंग्स भी करो, ताकि दोनों को ये रहे कि उसका एक होता है ना, भाई जो लड़की 5-6 साल से जॉब कर रही है, वो सडनली उसको भी एक एप्रीहेंशन होगी कि मैं अपना पैसा
किसी और को क्यों दे रही हूँ? एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो फैमिलीज़ में नहीं होता होना चाहिए कि आप दोनों कितना कितना अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करोगे। ट्रू। ये चीज़ लोग मिस करते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लड़ाई का बहुत बड़ा बड़ा कारण हो जाता है। आपके पेरेंट्स एज कर रहे हैं, उनके पास कोई, मैं नहीं समझती कोई CGHS के बेनिफिशरीज होंगे। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर शी इज़ द ओनली डॉटर तो वो कंट्रीब्यूट करेगी। और मान लो बेटा भी है, वो छोटा है, मतलब उसका ब्रदर भी है, तो भी अगर वो कमा रही थी तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही होगी ना। तो वो इमिडिएटली ये एक्सपेक्ट करना कि वो नहीं करेगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मेजर पॉइंट है जो डिस्कस करना है। और ऐसे ही लड़का भी करेगा तो लड़की को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, द रिलेशनशिप्स आर इक्वल। 60-40 भी नहीं है, 50-50 भी है। मैं कितना ही बोल लूँ, लेकिन आजकल लड़कियों की यही माइंडसेट है। आई एम डीलिंग विद दैट एज ग्रुप, तो मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं। I really want you to actually aware everyone कि जो हम इंस्टाग्राम पे जो हम रिच लाइफस्टाइल देखते हैं और जो रियल का फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो आपस में कितना, मतलब वो एक दूसरे से कितना अलग है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अच्छा चलो नव्मी, इस पे हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। आज आप किन क्रिएटर्स का, मैं क्रिएटर्स के नाम नहीं लूँगी, इट वोंट लुक गुड, लेकिन जिन क्रिएटर्स का, जो क्रिएटर्स लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वो लाइफस्टाइल उन्होंने अर्न किया है। कैसे अर्न किया है? उनकी सालों की मेहनत है। ट्रू। फॉलोअर्स जो बढ़ते हैं, आप ये कहो कि एक दिन में बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। कोई एक, कहते हैं ना पंजाबी में, विरला ही होता है जिसके हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जब उसके मान लीजिए 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 1 मिलियन फॉलोअर्स के बाद अगर वो अपना लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहा है तो दैट पर्सन हैज़ अर्नड इट। ऐसे नहीं कर रहा है। उसने अगर एक गाड़ी खरीद ली है महंगी सी, तो वो उसने अपने पैसों से खरीदी है, उसने अपने पेरेंट्स के पैसों से नहीं खरीदी है। सो जो दिख रहा है, कई बार वो मैं मान सकती हूँ कि वो 80% ट्रू होगा, 20% फ्लॉन्ट होगा। वो तो सब कर रहे हैं ना, हम क्रिएटर्स की क्यों बात करें। आज एक बात बताइए, आज हम एक बर्थडे पे जाते हैं, इंस्टा स्टोरी डालते हैं, वाइट कलर्स के फ्लावर रखते हैं, साथ में एक वाइट सा केक रखते हैं, एस्थेटिक सा बनाते हैं उसको और डाल देते हैं बैकग्राउंड अच्छा सा करके। किसी को पता है कि वो घर पे बैठ के डाला गया है या किसी अच्छे से कैफ़े में डाला गया है? ट्रू। सो फ्लॉन्ट सब कर रहे हैं, लेकिन आपका जब आप रात को सोते हो तो आपको पता है आपके पास क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज आप जॉब कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी आसान नहीं है। आप आते हो, आप चेक करते हो, मेरा मेकअप ठीक होना चाहिए, मेरे को जो भी है, मेरी आउटफिट ठीक होनी चाहिए। आपको रोज़, आज अगर मैं रोज़ कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तो मुझे रोज़ मेकअप लगाना है, मेरी स्किन भी तो ख़राब होती है ना। तो वी आर अर्निंग दैट। ऐसा नहीं है कि हम अर्न नहीं करें। तो प्रैक्टिकली जो लोग लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, कुछ हद तक वो लाइफस्टाइल ठीक है, और उनको यार फॉलोअर्स चाहिए तो वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना दिखाएं, बट द पॉइंट इज़ कि वो उन्होंने अर्न किया है। रातों रात तो आप भी उनको नहीं देख रहे हैं ना, जब उनके एक प्रॉपर उन्होंने मेहनत कर ली है तब आप उनको देख रहे हो। उस काम में भी मेहनत है, इट्स अ टोटल बिजनेस। एंड मे बी हमें ये भी समझना चाहिए कि दैट्स देयर वर्क दैट दे हैव टू डू, राइट? that can't be everybody's life. एग्जैक्टली। अब आज कंटेंट निकालना, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, डू यू थिंक हम ऐसे ही उठते हैं और बोल देते हैं? prepare for it. फॉर इट। स्क्रिप्ट होती है और उसको 10 बार चेक होता है, उसमें बी रोल्स डाले जाते हैं, सब कुछ होता है, एडिटिंग होके आती है, आप उसको करेक्ट करते हो, आप SEO जनरेट करते हो, फिर आप डालते हो। उठा के कैमरा चला के तो कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स लाइक जो व्लॉग बनाते हैं, आप उनको देखो ना, वो कितनी मेहनत करते हैं। वो मज़े मज़े की जॉब ज़रूर लगती है, लेकिन व्हेन दे ट्रैवल, दे आर कैरिंग द आउटफिट्स, दे आर कैरिंग द मेकअप, दे आर कैरिंग द especially the कैमरा, fashion creators. एग्जैक्टली, एंड दे रियली वर्क हार्ड फॉर इट। वो अपने को मेंटेन करने में, वो अपनी डाइट को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। छोटी सी मूवी आई है कॉकटेल 2, राइट? कृति सेनन, एवरीबडी इज प्रेजिंग, कितना हार्ड वर्क है उसको वो जो बॉडी उसने दिखाई है अपनी, वो बॉडी क्या ऐसे ही अचीव हो सकती है? आपको स्टाफ भी करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक हम वो तो देख रहे हैं, लेकिन उसकी पीछे का नहीं देख रहे हैं, वो मेहनत नहीं देख रहे। और बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं बनती फ्रैंकली। EMI की लाइफ जीना या इन्वेस्टमेंट वाली लाइफ जीना, आप क्या चुनेंगी और आप लोगों को क्या बोलेंगी, क्या चुनना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम तो एक EMI लेते हैं, टाइम से पे करते हैं, तो ऐसे ही तो सर्वाइव करेंगे। आई चूज़ बोथ। EMIs गलत नहीं है अगर आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरली हर चीज़ की EMI लेना वो गलत है। इट हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज। जैसे हम ऑफिस का काम करते हैं ना, ये वर्क P1 है, ये वर्क P2 है, ये वर्क P3 है, ऐसे ही करके सिस्टम रहता है। सो इसी तरह अगर आप उसको करते हैं कि अगर आपने EMI लिया आईफोन के लिए, आई थिंक जब तक आपके पास इनफ फंड ना हो इमरजेंसी,
EMI लेना गलत है, लेकिन एक अच्छा फ़ोन जो 25-30 हज़ार का आ जाता है उसके लिए आप EMI ले रहे हो, इट्स ओके, बिकॉज दैट इज़ लाइक डिमांड। अभी आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, सो दैट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो EMI। अगर आप घर ले रहे हो और आपको अपना लिक्विडिटी नहीं ख़त्म करना है और उसके लिए आप EMI ले रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन आपको हर लग्जरी के लिए EMI लेना है तो वो गलत है। अगर हाँ ठीक है, आपके पास पैसा है और आपको पता है कि कल को मैं ये EMIs अभी पे नहीं कर पा रहा और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है, मैं उससे पे कर दूंगा, देन इट्स ओके। EMI इज़ नॉट रॉन्ग, उससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन EMIs वहाँ गलत हो जाती हैं जहाँ सब चीज़ ही EMIs पे चल रही है। आपने मतलब एक गोल्ड लेने गए हो, वो EMI पे ले लिया। आजकल तो वो मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि लिवाइस की जीन्स लेनी है, वो भी EMI पे ले लो। सो मैंने कहा यार लिवाइस की जीन्स कौन EMI पे लेता है, वो 5 या 6 हज़ार की जीन्स है उसकी EMI बन जाती है, वो तो गलत है ना, फिर मत लो यार, 6 महीने बाद ले लेना। आपकी जो जर्नी रही है पैसों को लेकर या आपके फाइनेंस की जो जर्नी है, ऐसे में क्या आप अपनी जर्नी में से हमें कुछ ऐसा बता पाएंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिसने एक्चुअली में आपका कहते हैं ना वो पूरी सोच बदल दी आपकी पैसे को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर? यस, डेफिनेटली यस, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। द मेन इंसिडेंस वाज लाइक हम लोगों का बहुत अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस था, लेकिन हम लोगों का बिजनेस बंद हो गया बिकॉज दैट वाज अ टेक्नोलॉजी ड्रिफ्ट। कि आप मान लो जैसे सीरीज़ और कैसेट्स का किसी का बिजनेस है, तो वो सडनली एक टेक्नोलॉजी चेंज के बाद आप उस बिजनेस तो बेकार हो गया, चाहे कितनी बड़ी फैक्ट्री थी। तो ऐसे ही हमारा केमिकल्स का काम था, वो केमिकल यूज़ में नहीं रहा और हमारा बिजनेस बंद हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन वाज, देखो हमने कभी जॉब्स नहीं करी थी, तो वी वर लाइक हैविंग अ बिजनेस माइंड सेट, तो बिजनेस ही करना था। देन वी स्टार्टेड विद द ट्रेडिंग, और जो भी ट्रेडिंग करता है वो शुरू में लॉसेज लेता ही लेता है। दैट टाइम हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी भी बहुत मुश्किल हो गई थी। इट वॉज़ अ रियल गेम चेंजर। तब मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं चलेगा बॉस, वेकअप। और अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आपके ट्रेड्स भी ठीक पड़ते हैं, नहीं तो अगर आप उसी से घर चलाने की कोशिश करोगे तो लॉसेस होंगे ही होंगे। दैट टाइम मैंने फिर ट्रेडिंग पे अपना, जिसे कहते हैं ना, फाइनेंसिस में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने ट्रेडिंग थोड़ा बहुत सीखी, थोड़ा बहुत दीपक के साथ बैठी, क्योंकि 2 जनों का दिमाग चलता है तो बेटर चलता है। तासल भी होती है लेकिन फिर भी बेटर चलता है। तो आपको ना देखो, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तभी आप उस पर लगते हो कि मुझे ये आज ये करना है। जैसे आप शूट कर रहे हो, कुछ गलत हो जाएगा, तभी आप सोचोगे ना इसको कैसे सही करना है। ट्रू। लेकिन अगर नॉर्मल सब चल रहा है तो हम दिमाग भी नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाता। अब हम लोगों की लाइफ अच्छी चल रही थी तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन हाँ, जब हमने डाउनफॉल देखा हमें समझ आ गया कि पैसे की क्या वैल्यू होती है और उसे अर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपका एक रनिंग बिजनेस बंद हो जाए, वो पेन मैं जानती हूँ, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे नहीं आ सकते। इफ़ यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप ना एक हद तक उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देयर वर टाइम्स कि हम लोग फंक्शंस में नहीं जाते थे जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वी वर नॉट मेंटली हैप्पी। तो ये सबकी लाइफ में आता है और ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तभी आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे सही होनी है। क्या आपने कोई ऐसी मनी को लेकर कोई ऐसी मिस्टेक की जिससे आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली और आप वो सबके साथ शेयर करना चाहते हो कि ताकि कोई और वो गलती ना करे? मनी मिस्टेक, आई विल से कि आई डिडंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अर्ली एज। 40 साल की उम्र में हमारे पास टाइम कम है, आपको ना हमेशा कंपाउंडिंग के लिए टाइम चाहिए। सो बिगेस्ट मिस्टेक इज़ कि आप ना, देखो हमने आरडीज़ में इन्वेस्ट किया, अवेयरनेस नहीं थी फ्रैंकली, एफडीज़ में किया, लेकिन वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करती है। सो ओनली थिंग विच वॉज डन करेक्टली वॉज बाइंग गोल्ड। लाइक वो हमारे घर में कल्चर था कि बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज़ है, तो गोल्ड का कुछ ले लो, ज्वेलरी ले लो, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने मतलब अपनी मदर के साइड भी देखी और अपने इन लॉज के साइड भी देखी कि उनको ये रहता था कि कोई ओकेशन है तो गोल्ड ले आओ जाके, चाहे कॉइन ले आओ। तो वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। बट एक जो हमारी गलती ये रही कि हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट किया, लेट किया। हाँ, तो हमने अभी वो गलती रेक्टिफाई करी। मैंने बताया ना, जो हो गया अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमारी रेक्टिफाई करी है कि एज सुन एज माई सन टर्न्ड 18 हमने उसका म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा दिया है। मेरी डॉटर का भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट है। सो वो सेव हो रहा है पैसा, और सरप्लस आता है तो वो एफडी कर देती है कि चलो थोड़ा लिक्विड रहना चाहिए। सो नाउ वील हैव अ रैपिड फायर जिसमें आपको सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम दिया ठीक जाएगा है। टू आंसर। फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट? फाइनेंशियल फ्रीडम। सैलरी इंक्रीज या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज?
सैलरी इंक्रीज, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स? बोथ, सेविंग मोर या अर्निंग मोर? अर्निंग मोर। एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर 25 साल के इंसान को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक नहीं 3 शुरू करनी चाहिए, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंसेस एंड सेविंग। ग्रेट, थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर दिस अमेजिंग एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपको आज का ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगला कौन सा गेस्ट आप देखना चाहते हैं बक्स टॉक पर हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस।